बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। मुल्क में सेनेट इंतखाबात के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अक्सर लोगों का यह ख्याल है कि हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ महंगाई और दिगर मसाइल की वजह से जहां अवामी मकबूलियत खो चुकी है, वहीं साथ ही साथ उसके अपने अरकान भी अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ चलने को तैयार नहीं है। एक और फैक्टर जिसको डिस्कस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो कुव्वतें जिनके बारे में अपोजिशन ये तासुर देती रही कि वो इमरान खान के साथ हैं, उन्होंने भी इमरान खान की हुकूमत से हाथ उठा लिया है। ये एक सवाल है जो मुख्तलिफ ज़हनों में गर्दिश कर रहा है और इसके असरात पे भी बात की जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट सर्वाइव कर पाएगी, क्या उसे मज़ीद सपोर्ट मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरा एक और अहम फैक्टर ये भी डिस्कस हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी को जो शिकस्त हुई और सेनेट में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली सीट बिलखुसूस जो अपोजिशन जमातें जीती, इसके पीछे एक और फैक्टर है कि PDM का जो इत्तेहाद है उसको कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी सीट दे दी गई और उस सीट के बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दरपर्दा कुछ ऐसे मुज़ाकरात किए हैं हुकूमत के साथ या हुकूमत के मुतल्लिका किसी भी इदारे के साथ या बराह रास्त हुकूमत के किसी नुमाइंदे के साथ कि जिसमें यह तय पाया है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ये सीट जीतते हैं तो उसके बदले में PDM अपना 26 मार्च का होने वाले लॉन्ग मार्च समेत दिगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सरगर्मियाँ हैं उसे कंट्रोल करेगी। ये सारे मामला तवज्जो तलब हैं, ज़ेर बहस हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस हो रहे हैं, कहीं कहीं ऑन कैमरा भी इसके हवाले से बातचीत हो रही है। इस सारे मामलात में कितनी सदाकत है और कितना इसका आने वाले दिनों में असरात होंगे, ये चीज़ आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और एक और बहुत ही अहम सवाल जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा सियासी सिस्टम जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि ये उमूमन जिनका ये क्लेम रहा है कि वो ऑनेस्टी के साथ मुल्क के मामला चला रहे हैं और वो अपने लोगों पे नज़र भी रखे हुए हैं, वो चेक एंड बैलेंस भी कर रहे हैं, उस सब के बावजूद वो अपने वोटों को बिकने से ना रोक सके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी फेलियर के इम्कानात मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये सिस्टम लपेटा जा रहा है, क्या ये मज़ीद चलने के काबिल नहीं रहा, क्या ये निज़ाम बोसीदा हो चुका है? ये वो सवाल है जो हमारी जो ओपिनियन मेकर हैं या जो दीगर लोग हैं वो शायद भूल रहे हैं। ये इसकी बड़ी अहमियत है और इस सवाल पे भी आज के प्रोग्राम में हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो सिस्टम है ये अब लपेटने के करीब आ चुका है, और अगर ये सिस्टम लपेटा जाए तो क्या होगा, आने वाले दिनों में किस तरफ बात बढ़ सकती है, क्या मुल्क में कोई सदारती निज़ाम हो सकता है, क्या कोई कौमी हुकूमत का निज़ाम मार्ज वजूद में आ सकता है, या कोई और ऐसा फार्मूला ज़ेर गौर है जो मुल्क में नाफिज किया जा सकता है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज एक आम पाकिस्तानी घर में बैठ के मुख्तलिफ तरह के तज्ज़ियों और तबसरों से को देखने के बाद लोग अपने अपने तौर पे सोशल मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इस सारी डेवलपमेंट पे बात करेंगे। और एक चीज़ और जो बड़ी ज़रूरी कि सेनेट के इंतखाबात के जो नताइज हैं और उसमें बिलखुसूस सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नोटिफिकेशन को रोकने के लिए भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया है। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने आज ये रिट दायर की है और उसके हवाले से उनका क्या क्लेम है उस पर भी बात करेंगे। शॉर्ट से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और इनकी जो मुतालबा है, इनके ज़रिए जो आज मुतालबा करवाया गया मुनीर अहमद एडवोकेट साहब की तरफ से कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन रोका जाए, उसमें जो बुनियादी तौर पे पॉइंट उठाए गए, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इलेक्शन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। साथ ही साथ जो वीडियोस और जो बयानात सियासी जमातों के, मरीम नवाज़ के और दिगर क़यादत के थे, PDM की लीडरशिप के थे, उनके हवाले से कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, जिसमें सेक्शन 167, 168, 170 की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि आज जो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, क्या आपकी जो एप्लीकेशन में जो बातें आपने कही हैं ये इतनी सॉलिड हैं कि इनके ग्राउंड पे ये इलेक्शन कलअदम करार दिया जा सकता है या सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रोका जा सकता है? वज़ाहत कीजिएगा।
बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूं आपसे, ये कोई नई जंग नहीं है। जी 2013 से इलेक्शन कमीशन को एज ए रेगुलेटर आजाद और खुद मुख्तार करने के लिए कई पिटीशनें, कई रिप्रेजेंटेशन है, अभी भी हाई कोर्ट में 62-63 और अमल दरामद के हवाले से भी। और जी एक ये पिटीशन खास तौर पर ये आज की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, 4 जनवरी को मामला शुरू हुआ, 11 जनवरी की डेट पड़ी और 25 फरवरी तक समाते हुए इतना वक्त दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर दिया और जी यकम वर्ष से पहले पहले फैसला दे दिया। तो वो फैसला इसलिए तो नहीं दिया था कि आने वाले इलेक्शन में अमल दरामद होगा, जी उसका मतलब ये था कि इलेक्शन इस दफा अमल दरामद होना। और ये कंफ्यूजन रही लोगों में, जान के सियासी जमातें लग रही है। ये ओपिनियन है, देखिए ओपिनियन मेरा और आपका हो सकता है, मेरी और आपकी राय है जो किसी में बाइंडिंग नहीं है। जी सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है, दैट इज इक्वल टू जजमेंट। और आर्टिकल 186 से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, एपेलेट जुरिसडिक्शन है, 184, 185, 187 के साथ 188 पढ़ लें, 189 पढ़ लें। जी और अगर इसकी कोई वायलेशन होती है तो आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत है। मैंने ठीक पहले खत लिखा कि हाई पावर्ड एक कमेटी बनाई जाए जो बैठ के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे, जिसमें नैब, एफआईए, एससीसीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आईबी, आईएसआई, एमआई, जो स्पेशल ब्रांच के लोग शामिल हो, ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग का ट्रेंड खत्म हो। कुछ नहीं किया, मैं हाई कोर्ट में गया, हाई जी कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखता है। इंट्रा कोर्ट अपील में गया तो सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी की वजह से मामला पेंडिंग रहा। फिर क्या हुआ, जब फैसला आ गया, मैंने 1 मार्च को लिखा कि इस फैसले पर अमल दरामद करें आप। ठीक उन्होंने अमल दरामद ना किया। 2 मार्च को मैंने बाकायदा एक खत लिखा, जी मैंने उन्हें कहा कि आप इलेक्शन आगे पोस्टपोन कर दें, आप बायोमेट्रिक कराने हैं। हमारे हाईकोर्ट बाहर में देखें, हम बायो थोड़े से वोट हैं, हम जाते हैं अंगूठे से निशान डालते हैं, जी ठीक बैलेट। जी हाँ जी अजहर सिद्दीक साहब, तो आपने 2 मार्च को खत लिखा और उसके रिएक्शन में क्या हुआ? अब मैंने सिर्फ ये बताना है, उसमें कुछ नहीं किया। लेकिन 2 मार्च को हुआ ये कि उस वक्त अली हैदर गिलानी की वीडियो रिकॉर्ड पे आ गई। तो मैंने जी सेक्शन 167 जो करप्ट प्रैक्टिस की बात करता है, सेक्शन 168 जो ब्राइबरी की बात करता है, और सेक्शन 170 जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है, ये सब काबिले दस्तदाजी पुलिस है और ईसीपी ने इस पे एक्शन लेना है, कॉग्निजेंस लेना है। लेकिन ईसीपी खामोश बैठा रहा है। ईसीपी की मेरी समझ से हैरानगी अगर बात है कि ये चीजें आ गई है, उसने रोकना है। जी मुतनासिब नुमाइंदगी का प्रिंसिपल आ गया, करप्शन की बातें आ गई। मैंने फिर लिखा कि पर्चा भी दर्ज किया जाए और ये सारा काम भी किया जाए, इलेक्शन को पोस्टपोन भी किया जाए, मगर कुछ जी ना जी किया गया। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि वोट की बजाय ये और नोट की बजाय वोट चला है। फिर जी मैंने अब इलेक्शन कमीशन को ये नई दरखास्त दी है, उसमें मैंने यही कहा है कि अब तो साबित हो गई है चीजें सारी, वीडियो ठीक सबूत आ गए हैं। सेक्शन 9 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत ये नतीजा सारा वाइड डिक्लेयर करें और इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें। और जब तक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन सस्पेंड करे, उसको ठीक मुअत्तल करे और इस पर पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके असल हालात और वाकयात कौम के सामने लाए। देखिए एक बात बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे जी हैं, आर्टिकल 218(3) को इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहे हैं। ये जी कौन से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है? नजर आ गया, आपके सामने आ गया। और ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। और अभी तक और जो मजेदार बात है, मैं हैरान हो रहा हूं, मैं जी प्रेस रिलीज देख रहा था इलेक्शन कमीशन की, सर जी दुख हुआ मुझे लफ्ज पढ़ के। कभी जुडिशियल इदारा, यानी ये जुडिशियल एक इदारा भी है, एडजुडिकेट भी करता है, वो इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करते हैं। जी वो वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात के जवाब में ज़ाहिरा उन्होंने ये बात की। सर मुझे बताएं कि अब तो इलेक्शन हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए, हुकूमती जमात ने हार तस्लीम कर ली, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ कल वज़ीर आज़म जा रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में आपकी जो आज का आपने जो अदालत को के सामने रखा है, अपना इलेक्शन कमीशन के सामने जो आप अपना केस रखा आपने, अब इस तनाज़र में क्या इम्कानात हैं, कानून क्या कहता है? देखिए यहाँ अभी तो हतमी नोटिफिकेशन होना है, गैर सरकारी नतीजा वहां पर अनाउंस किया है, अभी नोटिफाई करना है। मैंने वो नोटिफिकेशन करने से रोका है, इसलिए गुजारिश की है कि उसकी इंक्वायरी। और देखें आपके सामने डस्का का इलेक्शन आया, वहां भी वीडियोस आप और हमने देखी, उन वीडियोस की बुनियाद के ऊपर पूरे का पूरा इलेक्शन नल एंड वाइड इसी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया। और आज की प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ। एक इदारा जो है, वो इदारा किसकी बात कर रहा है? वो इदारा कह रहा है कि इलेक्शन हो गया है, भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन हुई है, सबूत आ गए हैं। आप कैसे कहते हैं? यानी आपने इस प्रेस रिलीज के जरिए बकायदा एक डिसीजन दे दिया, वो बगैर कोई एडजुडिकेट किए हुए।
कोई इंक्वायरी की हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन की है, कोई शहादतें रिकॉर्ड किए बगैर आप कैसे कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन? तो ये इलेक्शन ठीक, कमीशन का आपका एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है अजहर सिद्दीक साहब। मैं जानना ये चाहूंगा कि अब क्या मुमकिनात क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या देखिए, हैं? मैंने आज खत लिख दिया, आज उनको कह दिया है, कल मैं हाई कोर्ट में बाकायदा दरखास्त मूव करने जा रहा हूं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जी, नोटिफिकेशन की कलअदम खराब होने के खिलाफ, होने के हवाले से और बाकायदा नतीजा रोकने के हवाले से, मरियम नवाज साहबा के बयान का, अली अली हैदर गिलानी के बयान के ऊपर जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनता है, ठीक, उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से हाई कोर्ट में दरखास्त दी जा रही है बाकायदा, चूंकि वहां पर इंट्रा कोल अपील पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का कहा गया था। ठीक। आज के अब नजर यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाह रहा, वो आइन का सहारा ले रहा है। मुझे ये बता दीजिएगा, जी, आइन में कहां लिखा है कि नॉन ट्रांसपेरेंसी रखनी है? आइन में कहां लिखा है कि करप्शन को प्रमोट करना है? आइन ठीक, बड़ा क्लियर है, उस आइन पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी पर लाजमी है। अजहर सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे अजहर सिद्दीक एडवोकेट, जिन्होंने तफसीलन हमारे नाज़रीन को आगाह किया कि जो पिटिशन ये लेकर गए हैं इसका पूरा बैकग्राउंड है और इनका मुतालबा ये था कि ट्रांसपेरेंट सेनेट इलेक्शन के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी एफर्ट करे। आज क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रद्द अमल दे दिया है और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो खदशात हैं उसे तकरीबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है। अब कल हाई कोर्ट जाने का बता रहे हैं अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब। देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला किस तरफ जाता है। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट का नोटिफिकेशन होता है या इसमें कोई कानूनी पेचीदगी उस नोटिफिकेशन को रोक सकती है? इस हवाले से आने वाले दिन यकीनी तौर पे बड़े अहम हैं और जो चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक अहमियत है, उनका एक दायरा कार है, उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन अपनी वजाहत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा कि उन्होंने किन ग्राउंड्स पर ये इलेक्शन करवाए हैं और ये ट्रांसपेरेंट किस तरह हैं। यहाँ एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एक बहस चल पड़ी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्या हालात उस नैच पे जा चुके हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त तजज़ियाकार मौजूद हैं, आलमी शोहरत के हामिल हैं मोहम्मद फैसल साहब, जिनके तबसरे और तज्ज़ियों की बड़ी अहमियत है और बैनुल-अक़वामी मीडिया पे वो वक्तन फ़वक्तन अपने तज्ज़ियात देते रहे हैं। उनकी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे मानवन साबित हुई हैं, जैसे उन्होंने कहा है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैसल साहब इस सारी सूरत पे बात करने के लिए। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो सेनेट में हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों ने अपोजिशन को वोट दे दिया, इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो एक बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि उनको किसी ने इक़्तिदार में लाया है और वही उनको चला रहे हैं, वही उनको पिछला सेनेट इलेक्शन मैनेज करके दे रहे हैं, तो अब क्या ये समझा जाए कि वो अगर कोई था तो उन्होंने हाथ उठा लिया? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा तो नहीं है एज सच, लेकिन बुनियादी तौर पर ये चीजें नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर देखिए सियासत के अंदर ये जो बदउनवानी है या ये फ्लोर क्रॉसिंग है, ये बिकना एक आज नई बात नहीं है। पीटीआई के जो लोग गए हैं उनके हवाले से ये बात तो थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि शायद लोगों ने देखा मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कि इमरान खान के गिर्द जो कुछ लोग हैं उन्होंने उनके गिर्द एक हिसार किया हुआ है और वो इमरान खान को फ्रीली मूव नहीं होने देते। तो कुछ कौमी असम्बली के मेंबर को जो है इस बात की शिकायत थी कि इमरान खान साहब से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन उसके अलावा एक चीज ये भी थी कि जो बाहर की जमातों से जो लोग आए थे, मैं अक्सर बेशतर कहता भी रहा हूं, बल्कि मैंने इमरान खान साहब को भी कही थी बात, लेकिन पता नहीं अब वो बहरहाल वजीर आजम है, उनके अपने फैसले होते हैं। ये हमने कहा था कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके ऊपर ज्यादा नजर रखी जाए, उनकी जो है मतलब जो उनकी जो हरकत हैं या जो भी उनके मामलात हैं वो डाउटफुल हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर हुआ ये कि जब इस सेनेट का इलेक्शन आया तो आपको पता है कि फिर क्योंकि इमरान खान साहब का मामला था कुछ, क्योंकि वो एक उनकी एक विजन था कि भाई नया पाकिस्तान होगा एहतसाब से, तो जो भी मुल्क की हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, हर कोई तो चाहता ही है कि पाकिस्तान एक अच्छी जगह एक चले और एक अच्छी गवर्नेंस हो। लेकिन बदकिस्मती से कि जो इमरान खान के गिर्द जो लोग आ गए थे उन्होंने उनको नाकाम किया, जिनको मैं हमेशा पैराशूटर्स कहता हूँ। तो उसकी वजह से कुछ ये ऐसा फ्लो पैदा हुआ जिसकी वजह से कि पीडीएम को मौका मिला कि उन्होंने अपने उन लोगों को इस्तेमाल किया
और उन्होंने बाला ही बाला उनको खरीद के उन्होंने ये काम कर लिया। इसके तो वीडियो भी आपके सामने आ चुकी हैं, आपको सबूत भी मिल चुके हैं। ठीक। अच्छा फैसल साहब ये बताएं कि अब आपने जैसे बात की कि पैराशूटर्स ने इमरान खान को यरगमाल बना लिया, लेकिन पीटीआई के अपने लोगों में तो सर कोई सकत ही नहीं थी कि वो इलेक्शन जीत के आगे आ सकते। लाजमन इलेक्टेबल लाना थे, मजबूरी थी। अगर आप इलेक्टेबल पीटीआई ना लेती तो आज हुकूमत ना बना पाती। तो ये तो इमरान खान साहब का काम था ना कि वो अब लोगों को समझाते और अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी वो कर सकते वो करते। पीटीआई के अपने लोगों की तो पोजीशन ही कोई नहीं है सर। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं वहाँ आता जाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, बिंगा मीडिया पर्सन रिपोर्ट करता हूँ। पीटीआई के पास 2 सीटें नहीं हैं आज की तारीख में। अगर वो इलेक्टेबल नहीं लाएंगे तो वो कैसे इलेक्शन जीतेंगे? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इलेक्टेबल्स का जो हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल का एक है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका जो इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो एक हमारा एक रियासत मतलब एक हमारी तारीख बन चुकी है। लेकिन देखिए बात वही है कि अगर जहांगीर तरीन साहब अगर लेकर आए भी थे तो बेसिकली बुनियादी तौर पर होना ही चाहिए था कि उनकी इंटरेक्शन जो मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त होनी चाहिए थी, जो नहीं होने दी। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा गैप पड़ा और उनको ये महसूस हुआ उन लोगों मतलब कुछ लोगों से मैंने बात की है, मतलब मैं तजिया नहीं दे रहा, बहुत सारों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम ये छोड़ कर आए थे कि हम शायद जाएंगे खान साहब के साथ और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा विजन है, लेकिन हमें खान साहब मिलने नहीं देते। तो जो उनके गिर्द चंद एक लोग थे जो 5-7 जिनके मैंने कहा कि वो उन्होंने खान साहब को उन चंद एक में फैसल साहब किसी एक का नाम ले लें ताकि हमारे जो देखने वाले हैं ना उन्हें थोड़ी समझ आए कि वो कौन है जो इमरान खान के विजन और लोगों के दरमियान हायल है, वो क्या है, कौन हो सकता है? देखिए बाहर से आपको पता है कि मैं नाम नहीं लेता, फिर हमारे सबसे ताल्लुकात होते हैं, आपको पता है, लोग भी समझते हैं जो डुअल नेशनलिटी के लोग हैं यहाँ पर जो बाहर से लाए गए हैं, जिनका कौन सर जुल्फी बुखारी की तरफ इशारा है आपका? जुल्फी बुखारी साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, वो आपके वजीर सनत के भी हैं एक साहब, और आपके शहबाज गिल साहब हैं, आपके दूसरा यूसुफ बेग मिर्जा साहब हैं, दूसरे तीसरे बहुत सारे लोग हैं, 8-10 लोग हैं जो कि बिल्कुल इमरान खान को घेरे हुए हैं ये लोग। तो ये तो आपको पता है, तो ये इस तरह तो नहीं चल सकता ना। तो जाहिर सी बात है लोगों ने मुझसे शिकायत की और यही इसी बुनियाद के ऊपर हमने इमरान खान को कहा अच्छा यही चीजें इनकी मतलब कमजोरी बनी, जिसको कि मतलब जरदारी साहब ने कैश करवाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जरदारी साहब ने बैक चैनल कुछ रास्ते किए थे, उनको अपने मामला थे, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करके कुछ काम किया। गो के तरीकेकार गलत है और सब चीज सामने आ गई थी, लेकिन ये आपके सामने एक ये सूरत हाल जो अफसोसनाक सामने आई। सर ये बताएं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं क्या वो इमरान खान साहब से दूरी अख्तियार कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड नहीं है? इस हवाले से क्या कहेंगे? इत्तेहादी जमातें, देखिए मैं बताऊं कि इत्तेहादी जमातों को गुज़िश्ता 2 दिन पहले तक तो कुछ मामलात उनके थे तहफ़्फ़ुज़ात, वही जो मैंने कहा, लेकिन कुछ हल्के जो हैं जो कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग कहते हैं ना कि हमेशा वो बिल्कुल ही जैसे कहा जा रहा है मरियम नवाज की तरफ से कि भाई आप ला ताल्लुक रहें, जो पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा करने वाली कुव्वतें हैं वो लाताल्लुक जरूर हैं, लेकिन वो लाताल्लुक इस तरह नहीं हो सकती कि शुतरे बेमहार की तरह छोड़ दिया जाए किसी को कि भाई कोई भी आए और आके असेंबली में बैठ जाए और पाकिस्तान का सौदा कर दे। तो उन लोगों ने इस सूरत हाल को देखते हुए कल जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ जो आर्मी चीफ की, वो बुनियादी तौर पर अंदरूनी सूरत हाल के साथ साथ बैरूनी सूरत हाल भी डिस्कस की गई है और उनको मशवरे दिए गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहादी जमातों ने कल जो रात जो कुछ मामला हुए उसके बाद से उनको जो थोड़े से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब दूर हो गए हैं, और मेरे ख्याल से कल जो है इमरान खान साहब जो है, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी मालूमात है, वो एतमाद का वोट ले लेंगे। उसकी एक वजह है मैं बता दूं आपको, उसकी वजह ये हुई है कि जो ये इलेक्शन जो हुआ था इसका सेनेट का, इसके अंदर जो भी खुफिया लेन देन हुआ था, जो भी 5-10 करोड़, आई डोंट नो, हमें पता भी नहीं है, फिगर तो हम नहीं तय कर सकते, लेकिन जिन लोग पैसे दिए गए थे उनसे फौरी तौर पर जब इमरान खान ने ये कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खुद लूंगा, तो उसके फौरन बाद ही जरदारी साहब का और इनका नवाज शरीफ का राब्ता हुआ और उसके बाद उस पर थोड़ी सी उन्हें तशवीश हुई कि ये क्या हुआ अचानक। तो उसके बाद फिर फौरी जरदारी साहब के करीबी हल्कों ने उन लोगों से राब्ता कायम किया जिनको कि उन्होंने यूज किया था, जो 10-12-15 लोग हैं, उसमें उन्होंने ये बात कही है, मैं आपको बड़ी मतलब हकीकत में बता रहा हूँ, कन्फर्म बात है कि उन्होंने फिर जरदारी साहब को ये जवाब दिया, उन्होंने कहा देखिए हमारी जो आपकी डीलिंग थी, जो बातचीत थी, वो एक बाला खुफिया तौर पे थी, एक हमदर्दी थी कि हम आपके साथ आए थे या पार्टी से हमारा ताल्लुक था, तो हमने खुफिया तौर पे जो बात हुई थी खुफिया तौर पे आपके साथ कर दिया। मतलब बाला एमएनएस ने की जो बिके, जिन्होंने सेनेट में मुखालिफ वोट दिया। जी, उन्होंने कहा कि भाई ये खुफिया मामला था, हमने आपके साथ कर दिया, लेकिन अगर अदम एतमाद की बात आती है तो हम फिर आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि हमारा आपसे ये कमिटमेंट ही था कि हमने फॉरएवर आपका साथ देना है।
हमने जहां आपसे कमिटमेंट की थी वहां हमने साथ दिया, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम आपके साथ नहीं होंगे। ये मैं अच्छा आपको सर, ये पक्की बताएं खबर कि दे अब शहरियार आफरीदी जैसे जिम्मेदार आदमी ने गलत वोट कास्ट कर दिया, तो क्या ये भी गेम का हिस्सा थे या ये इनसे गैर दानिस्ता तौर पे हुआ? नहीं, असल में बताऊं, जहां तक मुझे पता है, मेरी शहरियार आफरीदी से बात तो नहीं, लेकिन जो सूरत हाल जो देखी, जो सिनेरियो सामने आया, मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर वो हकीकत में वो घबरा गए या गलती कर गए, क्योंकि अगर वो डालकर आ जाते ना, गलत जगह सिग्नेचर की, तो उनको जरूरत ये थी आगे ठीक। बताने की। अच्छा फैसल वो साहब, डाल के एक और बड़ा अहम सवाल आगे कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, क्या सादिक संजानी फिर से चेयरमैन सेनेट बन पाएंगे या अपोजिशन अपना चेयरमैन सेनेट ले आएगी? इस हवाले से क्या खबर है? देखिए, सादिक संजरानी का मैं समझता हूं कि चेयरमैन सेनेट जो है ना, सादिक संजरानी के मुंतखब होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि अपोजिशन के अंदर भी थोड़ी सी गड़बड़ पैदा होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल बात हुई थी नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि जो कल मरियम नवाज ने कल तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा जो जीते हैं लोग, वो नवाज शरीफ का बयान है जीता है। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि जरदारी साहब को कुछ थोड़ी सी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर मिला था, जिसकी वजह से उनको कहा भी था कि उनके केसेस भी थोड़े शायद सिंध चले जाएंगे। लेकिन कल जो मरियम नवाज ने जो सिनेरियो पेश किया है, और सारी दुनिया में आपको पता है, पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान को म्यांमार नहीं है कि मतलब यहाँ अगर कोई बात होती, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत का हामिल मुल्क है, सारी दुनिया की नजरें इस पे हैं, पाकिस्तान के अंदर सफारत खाने दुनिया के मौजूद हैं। तो कल जो मरियम नवाज ने जो बयान दिया है, उससे जो है रियासत के इदारों की ने बड़ी जबरदस्त, उसके अंदर ये बताया गया कि रियासती इदारे कमजोर हैं। उस वजह से कल जरदारी साहब को ये पैगाम दिया गया है, जो अहम हल्के हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि हम इनको कंट्रोल करके रखेंगे, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि आपने जो हमसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, तो हम रियासत को ऐसे किसी भी शख्स के साथ जो रियासत या रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाओ, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक। तो मुझे ये फैसल लगता साहब है ने कि बड़ी शायद इंपॉर्टेंट अब बात की सर आपने, कि जो भी ताकतवर हल्के हैं, यानी जिनका भी असर रसूख होता है मुल्क में, जरदारी साहब को ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप चेयरमैन इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन तक की बात थी तो शायद वो न्यूट्रल रहे, लेकिन अगर आप चीज़ों को खराब करेंगे तो आपको रोका जाएगा। ये आप कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्ट बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है, क्योंकि देखिए ना, कल मरियम नवाज ने जो तकरीर की है, वो तकरीर दुरुस्त नहीं है किसी हवाले से। तो ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि जो भी ताकतवर हल्के हैं, जो मुल्क के हवाले से जो मामला देखते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए पे उन्होंने किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने से इनकार किया है। ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल, मुल्क में बड़ी ये चमगोइयाँ हैं, प्रिडिक्शंस हो रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत खतरे में है। आप क्या देख रहे हैं? क्या इमरान खान बाहसीत वज़ीर आज़म 5 साल पूरे कर रहे हैं, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये सारा निज़ाम लपेट दिया जाए? ये जो हालात चल रहे हैं, सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा, इमरान खान अपनी तमाम तर ईमानदारी के बावजूद, दयानतदारी के बावजूद और जो भी उनमें खूबियाँ हैं उन सब के बावजूद अपने ही लोगों को बिकने से रोक नहीं सके। तो इससे क्या इमरान खान का ज़ाती तौर पे भी इस सिस्टम से एतमाद उठ रहा है? क्या वो भी ये सोच रहे हैं कि कोई अल्टरनेट सिस्टम आना चाहिए? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बुनियादी तौर पर ये खुद इमरान खान साहब भी सोच रहे हैं, और बल्कि जो जी। जो पाकिस्तान के मुहिब वतन जो तबके हैं वो भी सोच रहे हैं। और ये बात तो अब वाज़ेह हो गई, जो कि इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और जी। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने कोई मतलब नोटिस उसका नहीं लिया। तो ये सूरत हाल इस बात को जाहिर कर रही है, और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना, मुकम्मल तौर पर मौजूदा निज़ाम जो है, ये तब्दील करना होगा। ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। ठीक। जहां तक आप इमरान खान की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ इमरान खान नाकाम नहीं हुए हैं, ये निज़ाम नाकाम हुआ है। तो ठीक है, अगर अगर इमरान खान ने तो कल कह दिया उनकी हुकूमत अगर चली जाए तो चली जाए, लेकिन यहाँ मैं एक आध आपको बात बता दूं कि अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है, निज़ाम नहीं जाता, और इमरान खान अगर अपोजिशन में आते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान अपोजिशन में बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे बनिस्बत इक़्तिदार के, क्योंकि उनके साथ जो लोग हैं वो बड़े कमिटेड हैं, चाहे वो जो कुछ भी हो। तो वो लोग, जब इमरान खान अगर सड़कों पर लोगों को ले आए, तो फिर ये जो पीडीएम के जलसे और पीडीएम की तहरीक आप सब भूल जाएंगे। तो अगर यानी आप ये समझते हैं कि निज़ाम लपेटा जाने के इम्कानात मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसके 50% इसके इम्कानात मौजूद हैं। तो क्या ये कोई सदारती निज़ाम की तरफ बात जा सकती है? क्या हो सकता है? नहीं, सदारती निज़ाम तो शायद बाद में आएगा, लेकिन जो एक हमें जो पता, क्योंकि इंटरनेशनल ज़ाहिर है, आप मैंने बताया कि बैनुल अक़वामी मामलात भी जो है, जो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे हल्के काम करते होते हैं, बैनुल अक़वामी कुव्वतें, उनके साथ भी कुछ जो पता लगा है, उससे पता ये लगता है कि शायद अगर ये निज़ाम गया, तो कोई हो सकता है कि कोई ऐसा कोई टेम्परेरी या आर्जी निज़ाम लाया जाएगा, जो कम से कम 3 महीने का नहीं बल्कि 2-3 साल के ऊपर मुहित होगा, जो कि फिर नए मामलात को दुरुस्त करेंगे। आपका नया इमरानी माहिदे या दूसरे तीसरे मामलात, सूबाई मामलात, एक लॉन्ग प्रोसेस के जरिए लेके आया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि पाकिस्तान का आइंदा परमानेंट निज़ाम क्या होगा। उस यानी जो आर्जी हुकूमत है कि उसमें फैसले तय किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मोहम्मद फैसल साहब ने अपने तजिया पेश किया, उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान का मौजूदा सियासी निज़ाम
किस किन खतरात का शिकार है और कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो इस सियासी अमल को लपेट सकते हैं और एक नया निज़ाम मार्ज़ वजूद में आ सकता है। ये बुनियादी तौर पे वो फैक्टर है, ये वो बातें हैं जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस हो रही हैं। लेकिन मोहम्मद फैसल साहब ने ये बात हमारे साथ ऑन कैमरा कही और उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया और उन्होंने बताया कि मौजूदा सिनेरियो में हालात किस तरफ जा सकते हैं। शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है भारत से हिंदुस्तान का, क्योंकि एक रवायती रवैया रहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों में इन्फ्लुएंस करे, चाहे वो दहशतगर्दी करवा सके, चाहे वो वहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर सके। आज भी जो मेरे पास स्टोरी है जिसमें अमित शाह ने एक कंस्पायरेसी नेपाल और श्रीलंका के ख़िलाफ़ वो उसको लीड कर रहा है और श्रीलंका के हवाले से मामलात बड़े क्रिटिकल होते जा रहे हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट और वहाँ की अपोजिशन ने मुतफ़िका तौर पे भारत के इन्फ्लुएंस को मुस्तरद किया है और भारत की हुकूमत से बार बार ये मुतालबा किया है कि वो श्रीलंका के सियासी उमूर में मुदाखलत से बाज आए। 14 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो तामिल श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हालात ये हैं कि हिंदुस्तान के अपने ही किसान जो कि एक तवील एहतजाज पे बैठे हुए हैं, एहतजाज चलता रहा, उन पे लाठी चार्ज हुआ, उन पे तशद्दुद हुआ, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं किए गए। इस हवाले से एक बड़ा कंसर्न पाया जा रहा है श्रीलंकन गवर्नमेंट में, वहाँ की पब्लिक में, वहाँ के लोगों में, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि सार्क को नोटिस लेना चाहिए और भारत का जो इन्फ्लुएंस है, जो गैर ज़रूरी इन्फ्लुएंस है दिगर रियासतों में, उसको रोकने के लिए अपने इक़दाम किए जाएं। ये एक मेरे पास प्रोग्राम के आखिर में एक स्टोरी थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर करूं। नाज़रीन, अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।